साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत आज हम उस आयोजन के संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे जो पूरे देश में छाया रहा। यूं तो इस समय मौसम चुनाव का है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंका हुआ है। पर इसके बावजूद भी आज के दिन जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आदिवासियों से जुड़ी हुई, वनवासियों से जुड़ी हुई, जनजातियों से जुड़ी हुई। जो जिस रूप में भी इस वर्ग को देखना चाहे उस रूप में देख सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत सरकार के निर्देश के तहत तमाम राज्यों में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा के संदर्भ में कहानी है कि झारखंड, जो किसी समय में बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, वहां पर चर्च, मिशनरी और अंग्रेजी राज के खिलाफ एक युवा ने हुंकार भरी थी। तकरीबन 150 साल पहले 1875 में इस शख्स का जन्म हुआ था और मात्र 25 साल का ही जीवन काल रहा। 15 नवंबर 1875 को झारखंड में जन्मे इस आदिवासी या वनवासी युवक ने अपने पुरुषार्थ से जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया, उसका नतीजा यह है कि एक इंसान को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आज समाज बाध्य हो गया। इस शख्स का नाम है बिरसा मुंडा, जिसे उनको चाहने वाले, मानने वाले भगवान बिरसा मुंडा कहकर संबोधित करते हैं। तो बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से संघर्ष लिया था, स्वतंत्रता के लिए हुंकार भरी थी, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसी को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 4 वर्ष पूर्व यह फैसला लिया कि हम इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्य इस आयोजन में बढ़ चढ़कर न केवल शामिल होते हैं, बल्कि इसके माध्यम से ये जाहिर करने की भी चेष्टा करते हैं कि इस देश में जो तमाम वनवासी भाई बहन निवास कर रहे हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके सामाजिक उद्धार के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। इसके इतर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही वनवासी या आदिवासी पाए जाते हैं। इनके हालात के मद्देनजर समाज संवेदनशील हो, सामर्थ्यवान वर्ग इनकी चिंता करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस की अवधारणा तकरीबन 30 साल पुरानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला लिया था जिसके तहत 9 अगस्त 1994 से लगातार सिलसिला चल रहा है वनवासियों के संदर्भ में आदिवासी दिवस मनाए जाने का। टकराव इस रूप में हुआ कि जब भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे 15 नवंबर को, जो बिरसा मुंडा का अवतरण दिवस है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी या कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व आदिवासी दिवस से अपनी दूरी बनाई और इसके संदर्भ में वैचारिक विरोध है। वैचारिक विरोध इस रूप में है कि संघ से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि इन जनजातीय लोगों को आदिवासी कहना दरअसल उनका अपमान करना है। इन्हें वनवासी कहा जा सकता है पर आदिवासी नहीं कहा जा सकता। मानना यह है संघ का वैचारिक स्तर पर कि हम जो भी इंसानी जीवन जी रहे हैं, हम सब किसी न किसी समय पे आदिवासी रहे हैं, हमारे पूर्वज आदिवासी रहे, कभी ना कभी हम वन सभ्यता का हिस्सा रहे। हम में से कुछ 5-6 पीढ़ी पहले ग्राम जीवन में या शहरी जीवन में आ गए, या कुछ 25 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज उसी वनवासी परंपरा का हिस्सा रहे। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं या जनजातीय गौरव दिवस, क्या इस दिवस के आयोजन मात्र से उस वर्ग के समस्याओं का समाधान हो पा रहा है जो आज भी समाज में मुख्य धारा में आने से वंचित है? क्या बदल जाएगा अगर हम विश्व आदिवासी दिवस के स्थान पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इस वर्ग से जुड़े हुए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र, जो भूमिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि विचार आदर्श की प्राप्ति समर्पण की पूर्णता पर निर्भर है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो यह बात कही गई थी कितनी सटीक है। एक पंक्ति में विचार है, आदर्श की प्राप्ति कब संभव है? जब हम समर्पण के साथ उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो कुल मिलाकर हम में से हर व्यक्ति इस बात का दावा करता है, और खासतौर पर जो सत्तासीन है वो इस बात का दावा करते हैं कि जो ये वंचित वर्ग है,
जो वन्य जीवन के अंतर्गत जीवन व्यतीत कर रहा है, इसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। पर क्या हमारी ये चाह के साथ वो प्रयास हैं ईमानदारी से जिसके आधार पर इनका जीवन बेहतर हो पाए? सवाल है। इस सवाल की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। राजाराम तोड़ेम जी हमारे साथ में हैं, उपाध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ फुंदेलाल सिंह मार्को जी हैं, विधायक हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। RN ठाकुर साहब हैं हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी महासंघ संयुक्त मोर्चा के। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह मरकाम जी हैं, आदिवासी क्षेत्र में बड़ा उनका काम है, संयुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी, कुछ देर में वो हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से ही करते हैं और मरकाम जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और जनजातीय गौरव दिवस, अंतर। सेवा जोहार और सभी मेरे बड़े सगा समाज जुड़े हुए हैं। सब मेरा व्यक्तिगत परिचय है, चाहे फुंदेलाल जी हो, अरविंद जी हो, सभी, चाहे ठाकुर साहब, सभी को नमस्कार। देखिए, हम जहां से बात कर रहे हैं, मेरे पूर्वज छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 1642 में राजा इमलई आए थे जी। और हम बावनगढ़ के राजा हैं, मतलब गोंड समाज जो बोलते हैं। तो हमारा इतिहास क्या है? हम तो जो गोंडवाना की बात करते हैं, तो गोंडवाना तो 8 राज्यों में राज करने वाला राज्य था। तो हमारी पहचान क्या होगी? क्या आप हमें अविकसित बताना चाहते हैं, या हमारी पहचान है कि मुगल आने से पहले तक 700 से 800 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, बहुत बड़े हिस्से में राज किया। अभी छत्तीसगढ़ में जहां बैठे हुए हैं वो उसके पास में ही दुर्ग है, और आप बहुत सारे अभी भी हमारे राज परिवार है, चाहे वो सारंगढ़ का हो, बैरागढ़ का हो। तो हमारा इतिहास तो शासकों का इतिहास रहा है। और आज भारत में जो वन है वो 23% है, परंतु आज से 500 साल पहले वन कितना था? लगभग 65% भारत का क्षेत्र वन क्षेत्र था। तो जो शब्द की आपने पहले चर्चा की, मैं उस पर बात बोल रहा हूं कि आज जो सारा विमर्श है कि हमारा सही पहचान क्या है, उसे आदिवासी कहा जाए कि उसे वनवासी कहा जाए कि उसे जनजाति कहा जाए या अंग्रेजी का शेड्यूल ट्राइब, ये तो 4 शब्द हैं जिन पे डाउट है। दूसरी जो आपने बात कही वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे की, जी, तो आपको मेरी इस पर एक पुस्तक है जो सुरुचि प्रकाशन पर है, उसमें मैंने इसके पीछे पूरी बात लिखी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे मेरा अध्ययन है, कार्य क्षेत्र है। देखिए, जो 1994 की बात हो रही है, वो कोलंबस के 400 मतलब 500वें वर्ष, कोलंबस 1492 से 93 में अमेरिका में पहला कदम रखा था जी। जब उनके 500 वर्ष हो रहे थे, तो अमेरिका की सरकार ने एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की और उसे कोलंबस डे का नाम दिया। तो वहां के जो इंडिजिनस लोग थे, उन्होंने ये कहा कि कोलंबस आने के बाद ही हमारी 90% जो जनसंख्या है उसके साथ नरसंहार किया गया, और लगभग 90% संख्या हमारी जो बाहरी यूरोपियन रेस है उसने उसे खत्म कर दिया। तो उन्होंने प्रतिकार के स्वरूप उसको कोलंबस गो बैक का कैंपेन किया, और प्रतिकार ये कहा कि जिस व्यक्ति के कारण उनकी समूल 90% सभ्यता खत्म हो गई, उसका आप उत्सव कैसे मना सकते हैं? उसके ऊपर तो शोक मनाना चाहिए। तो फिर अमेरिका ने जो ये वर्ल्ड इंडिजिनस डे का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में किस तरह आया, सभी जानते हैं कि उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल्स की गठन हुई, और उसकी पहली बैठक जो थी वो 9 अगस्त को हुई थी। इसलिए उस बैठक के कारण इसकी घोषणा की गई। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस उद्देश्य में भारत का आधिकारिक पक्ष क्या है जी। तो जो भारत ने, जो आपने डेट कही है, वो डेट पर केवल 9 अगस्त बनाने की घोषणा हुई थी। उस दिन रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। रेजोल्यूशन पास हुआ है 13 सितंबर 2007 को, जिसमें भारत ने अपना आधिकारिक पक्ष रखा है, और भारत ने यह कहा है कि हम जो ये यूरोपियन रेस और उनके द्वारा जो शासित देशों में वहां की इंडिजिनस पॉपुलेशन की प्रशोषण हो रहा है, उसके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। और हम ये बात करते हैं कि ये जो 46 आर्टिकल का रेजोल्यूशन है जो 13 सितंबर को पास हुआ, जिसे वर्ल्ड इंडिजिनस रेजोल्यूशन बोलते हैं, उसके जो 5-6 पाबंद है वो हमारे संविधान के विरोध में है। इसलिए हम उनके सापेक्ष में अपनी संप्रभुता को बचाते हुए ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग, जो आप हैं, और चाहे आप उस पर वाईके सवरवाल का एक बहुत हिस्टोरिकल भाषण है जिसमें कहते हैं कि SC, ST, OBC, अगर आप केवल ट्राइबल को इंडिजिनस मानेंगे तो OBC कहां जाएंगे, SC कहां जाएंगे? इस सापेक्ष में जो भारत सरकार का मत है कि भारत में रहने वाले सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, और इंडिजिनस का शब्द भारत सरकार के पक्ष में मूल निवासी है।
ना कि केवल आदिवासी, इसलिए इसे मूल निवासी कहा जाए पहला। और मैं जस्ट कंक्लूड करता हूं, इसके सापेक्ष में जब 75 वर्ष हो रहे थे तो ये देखा गया कि अंग्रेजों के सामने केवल एक अहिंसावादी मूवमेंट नहीं रहा है, रेवोल्यूशन मूवमेंट रहा है, उसके पुरोधा के रूप में बाबा बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। इसलिए आजादी के 75 वर्ष में उनकी जन्म शताब्दी को एक अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने स्वदेशी दिवस के ऊपर ज्यादा अभिमान होना चाहिए। इसीलिए 15 नवंबर को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा ज्यादा बेहतर स्थानीय रूप से हमारे अपने आदर्शों का मान करता है। अजय लक्ष्मण जी, मैं अरविंद नेताम जी के पास जाऊं उससे पहले एक सीधा सवाल करना चाहता हूं। क्या 9 अगस्त से 15 नवंबर की यात्रा इसलिए है क्योंकि 9 अगस्त के संदर्भ में इस देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उससे जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं वो मनाने के लिए तत्पर रहे हैं, बड़े चढ़ के आयोजन होते थे। पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उसने इन आयोजनों से दूरी बनाई और कुल जमा 15 नवंबर को इस रूप में मनाना शुरू किया कि यह वस्तुतः अस्मिता के संदर्भ में दिवस है। क्या इसे चुनावी दृष्टि से देखा जाए या वनवासियों की संदर्भ में चेतना के रूप में देखा जाए? इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी देंगे। अगर 9 अगस्त को मना लेते तो क्या बिगड़ जाता? देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो हम रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाते थे जी। पूरे देश में धूमधाम से मनाते थे, मिठाइयां बांटी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो हमारी पर शासन करती थी, रानी थी, उसका जन्मदिन मनाया जाता था। आपको पता हो केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने उनके जन्मदिन की मिठाई को ठुकरा दिया था, जिसके लिए उनको सजा भी दी गई थी। जी। लेकिन जब भारत देश आजाद हो गया तो हम अपने देश की आजादी मना रहे हैं। तो ये तो जो सबसे पहले आपने विचार की बात कही कि हमें अगर आदर्श की ओर जाना है तो हमें अपने आदर्शों को टटोलना है कि किसी बाहरी ने हमें कोई आदर्श दे दिया है तो उसको टटोलना है। हमें तय करना है कि कोलंबस हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बाबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन हमारे महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई विरोध है। आज मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक अवकाश है 9 अगस्त के ऊपर, जो इसे छुट्टी लेकर अपनी मनाना चाहते हैं वो मनाते हैं। तो विरोध कहीं पर नहीं है, समाज है। लेकिन लोक में आदर्श को तो स्थापित करना है तो हमें अपने आदर्शों को करना पड़ेगा ना। हमें अपने आदर्शों को करना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह जी का ये रुख है। अरविंद नेताम जी का भी इस क्षेत्र में बड़ा काम रहा है, बड़े आदिवासी नेता रहे हैं अरविंद नेताम जी। नेताम जी क्या मानते हैं? एक तो इस आयोजन का वस्तुतः मूल समस्याओं से कोई लेना देना है या कुल मिलाकर ये उस समाज को भ्रमित करने की कोशिश मात्र है, चाहे वो 9 अगस्त हो और चाहे वो 15 नवंबर हो। वनवासी आज भी वंचित है। आरक्षण के प्रावधान 1882 से शुरू हुए, 1935 में गुलामी के रहते हुए भी आरक्षण का प्रावधान आया, आज़ादी मिलने के बाद 1947 में संविधान का हिस्सा भी बन गया। पर फिर भी इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वनवासी जीवन जी रहे लोग आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। अरविंद नेताम जी का अनुभव क्या कहता है? सर्व आदिवासी समाज की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेताम जी थोड़ा अपनी रोशनी देंगे? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं और हमारे पूर्व वक्ता ने भी अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखा है। सवाल ये है कि अभी दुनिया में, मैं सबसे पहले तो इस बात पे प्रसन्नता जाहिर करता हूँ, कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी दिवस की फैसला तो किया जी। नहीं तो दुनिया में आदिवासी को पूछता कौन है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आजादी के बाद इस देश में भी ये जो बात अभी आई है कि आज 15 नवंबर को करें, अच्छी बात है। और जितना ज्यादा से ज्यादा ये मनाएं उससे समाज में थोड़ी बहुत जागृति आएगी, ये मैं मानता हूँ जी। पर सवाल यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जो समीक्षागर ने जो आपने कहा कि भाई उपलब्धि क्या है जी समाज के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी जैसा उपलब्धि, जितने पैसा खर्चा किया गया है उसका उपलब्धि जो होना चाहिए वो नहीं है, ये सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत से आप इस कार्यक्रम में अलग से अगर कार्यक्रम हो कि भाई समीक्षा हो और उसकी ये क्यों हम कहाँ पीछे हो गए, कहाँ कमी है, क्या, हम तो कहते हैं भाई कि कहीं ना कहीं एक आध कमीशन तो बने जी, जिसमें समीक्षा हो भाई कि हम फेल कहाँ हुए या पास कहाँ हुए, किस किस क्षेत्र में हम प्रगति किए, किस किस क्षेत्र में पीछे रह गए। वही सबसे बड़ी समस्या है। और मैं तो ये कहता हूँ कि
स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हैसियत से यही एक तो कहे देश के सामने, दुनिया के सामने जी कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये रास्ते में गायब हो जाता है। इसकी समीक्षा इस देश में आज तक नहीं हुई। जी क्यों नहीं हुई भाई? इतनी बड़ी बात कह गए और अरे भाई 85 रुपया गायब हो जाए, अरे हम कहते हैं 15 रुपये गायब हो जाए वो तो समझ आती है, जी पर 85 रुपया गायब हुआ है तो हमारे खाते में तो दिल्ली में तो वही 100 के 100 रुपया एंट्री हुआ होगा। और मैं माफी के साथ अरविंद नेताम जी इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, इसकी समीक्षा की जरूरत है या मौजूदा केंद्र सरकार का यह दावा है बदल दिया हमने सब कुछ जब सत्ता में आए, डीबीटी का सिस्टम लेकर आए, अब 100 रुपए भेजते हैं और खाते में 100 रुपए ही पहुंचता है लाभार्थी के। तो आप समीक्षा की जरूरत बता रहे हैं, यहां तो पूरी व्यवस्था बदल दी, ये दावा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए हर सरकार दावा करती है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं इस बात पे भी कहने में कोई नहीं है कि इस सरकार ने कम से कम कुछ तो चेक किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, पर आज भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके के लिए, आदिवासी इलाके के लिए। नहीं तो हमारे प्रदेश में आईएएस अफसर जेल में है, जी ये कोई अच्छी बात है क्या? हमने तो अपने समय में तो कभी आईएएस अफसर को जेल जाते देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में, कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं कहीं खामियां है। मैं उस बात की कह रहा हूं, ये तत्कालिक जो है उसमें मैं इसमें दो राय है, इसमें मुझे कोई ये नहीं है। इस शासन ने कुछ चीजों में सुधार किया है। तो अरविंद एक मुद्दे की बात पे आई है, विश्व आदिवासी दिवस को छोड़कर मौजूदा केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन पर जोर देती है। क्या आप इस कोशिश का समर्थन करते हैं या इसके संदर्भ में आपका कोई विरोध है, और अगर विरोध है तो वो किस कारण से? नहीं, विरोध की बात नहीं है। मैं तो पहले ही कहा कि जितने यानी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे उससे समाज में चेतना जागती है। जी, अभी तक तो नहीं हुआ ना कि भगवान बिरसा मुंडा का अभी तक के कहीं इस देश में तो हुआ नहीं। तो कम से कम इस देश के आदिवासी समाज तो जानने तो लगेगा कि भाई अब बिरसा मुंडा का इतना बड़ा योगदान इस देश में है। और मैं वो बात कहता हूं कि इस देश में आजादी 1857 से पहले लड़ने की जज्बा तो आदिवासियों ने सिखाया देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद तो ही लड़े ना, उसके बाद में भी लड़े। तो अरविंद नेताम जी इस कोशिश के साथ खड़े हैं जो सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे साथ में फुंदेलाल सिंह मार्को जी जुड़े हुए हैं। मार्को साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। तो मार्को साहब, आपका नजरिया जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी ने इस देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, उसके तौर तरीकों में वर्तमान में जो पार्टी सत्तारूढ़ है अधिकांश राज्यों में और देश में, दोनों की सोच और कार्य पद्धति में अंतर है। आपका नजरिया आज के इस आयोजन के संदर्भ में क्या देखते हैं? यह आदिवासी समाज की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए किया जा रहा आयोजन है या राजनीतिक लाभ की दृष्टि से की गई कोशिश है? मैं आपको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं और उन्हें मैं प्रणाम भी करता हूं जी। वर्तमान की जो सब केंद्र की और राज्य की जो सरकार है जी, वो मात्र समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। इस तरीके से आयोजन यदि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर पहले भी होता था, कोई आज नहीं हो रहा है जी। पहले समाज के लोग इकट्ठा होकर के और अपने महापुरुषों के जयंती अपने अनुसार मनाया करते थे। समय अनुसार धीरे धीरे अपने उनके महापुरुषों के जयंतियों पर, पूर्ण तिथियों पर संख्या बढ़ती चली गई। जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो में आदिवासी लोगों के भारी भीड़ हो रहा है। वोट के लालच में इन लोगों ने उसको हथियाने का काम किया, चाहे वो विश्व आदिवासी दिवस की हो, जहां शंकर साय रघुनाथ साय की जयंती की बात हो, दुर्गावती महारानी दुर्गावती के
की जयंती का बात हो, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती की बात हो, अन्य हमारे जो महापुरुष हैं उनके पीछे उनके समाज के लोगों के इकट्ठा होने का भीड़ को देख करके इन लोगों ने इसको महिमा मंडित बनाने का काम किया कि यही हम ही कर रहे हैं। इनका उद्देश्य आदिवासियों की भलाई के लिए नहीं है, इनका उद्देश्य मात्र वोट के लिए ये सब करते हैं। यदि ऐसा किए होते तो मैं चाहता हूं, मैं खुद आदिवासी समाज का हूं। आज मेरे संभाग में ये गौरव दिवस मनाया गया। हमने वहां 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 5 विधानसभा के आदिवासियों का जो थे उनका आपने नाम लिखा। 3 आदिवासी विधायकों का नाम उस आमंत्रण पत्र में नाम ही नहीं था। ये इस तरीके से आदिवासियों के साथ इन लोगों ने जो है अपमान करने का प्रयास किया। ये इनका ये नहीं है कि आदिवासी उस जंगल में जहां निवास कर रहा है वहां से सम्मान के जीवन जिए, वहां उनको बिजली, पानी, रोड, सड़क, मूलभूत सुविधाएं वहां मिले, इस पर चिंतन वो नहीं करते हैं। वहां उनके अधिकार को नहीं देते हैं, उनके हक को नहीं देते हैं। उनका मात्र इस तरीके से जयंतियों पर ऐसा दिखाना चाहते हैं समाज को कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इनके महापुरुषों का जो कोई जयंती यदि हम और उनके पुण्यतिथि हम मना रहे हैं तो भाजपा की सरकार मना रही है, इस हैसियत से ये लोग काम करते हैं। फजीला जी, 2-3 तथ्य हैं इसके संदर्भ में आपसे स्पष्टता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये बताती है कि देखो, इस वर्ग की चिंता सही मायनों में की तो हमने की। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब 1999 में जनजातीय वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया। आज के संदर्भ में भी आयोजनों को अगर आप देखें तो बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री ने तकरीबन 6000 करोड़ के कार्यों को लोकार्पित किया। अमित शाह दिल्ली के आयोजन में शामिल हुए, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में एक चौक का नाम जो है बिरसा मुंडा जी के नाम पर कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज अपना पूरा दिन जो है इन आयोजनों में ही झोंके रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस वनवासी वर्ग के साथ जोड़ने की दृष्टि से न केवल भाषण दिए हैं बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम करके आपके लिए खतरा पैदा किया है, मतलब कांग्रेस के लिए? एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जी। भगवान राम की मंदिर अयोध्या में बनी जी। सारे हिंदू समाज के लोग हम गौरवान्वित हुए जी कि भगवान का मंदिर बना। वह अरसे से जिसका मांग था वो पूर्ण हुआ। उस मंदिर के उद्घाटन में माननीय मोदी जी गए। जी। हमारे प्रथम जो इस देश का नागरिक है राष्ट्रपति जी, वो राष्ट्रपति मेरे आदिवासी महिला बहन है मेरी जी, जो मुर्मू जी जी, उनको आपने क्यों वहां नहीं बुलाया? उद्घाटन नीति उसमें हमारे आदिवासी समाज के महिला से बेटी से करा दिए होते तो क्या वो मंदिर अपमानित हो गया होता है आपका? आप बताइए, इस बात पर मुझे जवाब चाहिए इनसे, भाजपा वालों से, कि आपने राष्ट्रपति को वहां क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? आपने जब नए आप भवन वहां लोकसभा भवन आपने बनाया, वहां किसने कौन उद्घाटन वहां किया? कौन उद्घाटन किया? ये मार्गो साहब का सवाल है। मेरे साथ में राजाराम तोड़ेम जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राजाराम जी, आप थोड़ा रोशनी देंगे इस आयोजन के संदर्भ में? इसको सामाजिक उत्थान की दृष्टि से देखें या पार्टी के उत्थान की दृष्टि से देखें? आज भी यह माना जाता है कि आदिवासी वर्ग जो है, आदिवासी समाज जो है, वनवासी वर्ग जो है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस से ज्यादा नजदीक महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, पर कोशिश अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां तक पहुंचने का सपना भाजपा देखती है। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए घोषणा की है। जी। ये समाज के उत्थान के दिशा में सरकारों को किस दिशा में काम करना चाहिए, ये इसमें हमको सोचने की जरूरत है। जहां तक समाज का उत्थान का सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से हमारा जो समाज है वो हमारी समस्याओं को किस तरीके से
सरकार के सामने रखना है, उस बात को विचार विमर्श करने के लिए उत्सव के माध्यम से मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार सरकार ने जो बिरसा मुंडा जी की जयंती की घोषणा की है, इसमें विशुद्ध रूप से जो हमारे इतिहास पुरुष थे, इतिहास में उनका नाम गायब कर दिया गया, उनको वो स्थान नहीं मिला जो हमारे आदिवासी महापुरुष थे। उनको हमारे समाज के लोग ही नहीं जान पा रहे थे कि भाई ये हमारे समाज के जो प्रमुख थे, क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों को परास्त करने के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए संघर्ष किया, और उसका योगदान जो है हमारे इतिहास में होना चाहिए, भारतीय इतिहास में, वो नहीं है। उसको किस तरीके से भारतीय में रहने वाले आदिवासी समाज का जो गौरव है वो वापस दिलाया जाए, इस बात के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझा और 10 नवंबर के जो है इस बात को घोषणा किया 21 के कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर ये उत्सव मनाया जाए। उसी के तारतम्य में हम सबको राजाराम जी, आप लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर विश्व आदिवासी दिवस से भी आप दूरी रख रहे हैं, ये सवाल है, क्यों रख रहे हैं? थोड़ा बहुत समझने की कोशिश अपने लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से कही, वो एक सामाजिक संगठन से संबद्ध हैं, पर आप एक राजनीतिक दल से संबद्ध हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा शासित राज्यों के द्वारा कोई बधाई का विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता। कुछ कार्यक्रमों में बड़े नेताओं की उपस्थिति के कार्ड में नाम भी छप गए थे, पर उन आयोजनों में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के द्वारा परहेज किया गया। थोड़ा आप बताएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस के साथ दूरी बनाकर दरअसल हम समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, या हमारा विरोध एक राजनीतिक दल के रूप में इन आयोजनों के साथ में क्यों है? जरूरी है ना आपकी तरफ से यह बात आना, ताकि देश समझे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन इस देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस देश के आदिवासी या वनवासियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व आदिवासी दिवस के दिन नहीं आते हैं, नहीं जुड़ते, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये विशुद्ध रूप से यदि कोई नेता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता होगा तो ये विषय अलग है, अन्यथा विश्व आदिवासी दिवस जो है सभी जाति, समाज और सभी राजनीतिक दल के लोग वहां उपस्थित होकर माने वहां बातचीत पे जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टीगत राजनीति वहां नहीं होती है सामाजिक रूप से। राजाराम जी इससे असहमति व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर समाज के बीच में अतीत का अनुभव तो इसकी पुष्टि करता है, और शायद लक्ष्मण सिंह जी के साथ में जब दूसरे चरण में आऊंगा तो वो इसमें ज्यादा विस्तार से रोशनी देंगे। लेकिन मेरे साथ में RN ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी महासंघ संयुक्त मोर्चा। मेरा सवाल ठाकुर साहब आपसे कुछ अलग है। आयोजन बढ़ चढ़कर हो रहे हैं, पर जो इस समाज की जरूरतें हैं और समस्याएं हैं, क्या वस्तुतः उन पर ध्यान दिया जा रहा है? वो कौन सी जरूरतें या समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि आयोजन पे जितना खर्च कर रहे हैं अगर उसका कुछ अंश इस समाज की बेहतरी के लिए कर देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता? थोड़ा रोशनी देंगे ठाकुर साहब। मैं सर बताना चाह रहा हूं कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने के लिए जो पूरा विश्व इस बात पर चिंतन करने के लिए तैयार रहता है कि हम एक दिन मुकर्रर करें और आदिवासियों की शैक्षणिक, सामाजिक उन स्थितियों को आकलन करें कि हम पिछले समय से अभी तक कहां पहुंचे हैं। एक्चुअली इसका बहुत पवित्र उद्देश्य है कि एक पर्टिकुलर डे मुकर्रर किया हुआ है और इस दिन कम से कम हम चिंतन करें, इसमें सभी आदिवासी वर्ग इसमें शामिल होके हम अपना खुद का आत्मविश्लेषण भी करते हैं कि हमारी क्या स्थितियां हैं, और हमारे आदिवासी नेता मिलकर समाज के लिए भी हम बहुत अपना कुछ दिशा निर्देश तय करते हैं, कुछ रूपरेखा बनाते हैं, एक बहुत पवित्र उद्देश्य के हिसाब से। अब सवाल यह है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसको आदिवासी सबसे परे है। एक्चुअली इनको ये चाहती है कि मूल निवासी इनको कहा जाए। अब मूल निवासी का मतलब ये होता है कि वनवासी कहने का मतलब ये है कि वनवासी तो वन परिक्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी हो गए हैं। वनवासी का शाब्दिक अर्थ ही ये है
कि वन में रहने वाले, वन परिक्षेत्र में रहने वाले सभी लोग। आदिवासी का मतलब यह है कि जो पूर्व जिन्होंने नोटिफाई किया है हमारे संविधान के हिसाब से कि जो सबसे पूर्ण समय से, पुराने समय से जंगल में रहने वाले, आर्थिक सामाजिक स्तर से जो पिछड़े लोग हैं, उनको आदिवासी को एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। और इसको बहुत सही दृष्टि से आर्थिक सामाजिक आकलन करने के साथ साथ ये सूची बनाई गई है। अब इसके उद्देश्य के साथ साथ इन्होंने क्या है, जहां जहां पर जो जो हमारी जो स्थितियां हैं, आज अगर हम इसको मॉनिटरिंग करते रहें और इसमें अगर हम हमारा पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जो दिया हुआ है, उनके लिए क्या क्या सुविधाओं के लिए रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, अगर ये चिंतन होता तो हम अभी तक 75 साल में कहीं नहीं पहुंच गए होते। पर सवाल यह है कि किसी एक महापुरुष, हमारे धरती आबा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे और भी हमारे जो है शंकर साहब विजय शाह है, हमारे इधर टंटे मामा है, हमारी रानी दुर्गावती जी हैं, हमारे ऐसे हैं आदरणीय, हमारे सभी एक भगवान तुल्य और देवी तुल्य हमारे जो है पूर्वज है, आदिवासी पूर्वज, जिन्होंने सबने आदिवासियों नहीं पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया है और उन्होंने अपना बलिदान दिया है। किसी एक महापुरुष की जयंती पर जयंती मना लिए जाना और आदिवासी दिन के दिन और इसकी समीक्षा करना, आत्मविश्लेषण करना कि हम लोग कितना इनके लिए कर पाए हैं, पूरा विश्व जो है इसको चिंतन करना, उसके साथ अगर हम जुड़ जाएं तो ये दो में बहुत अंतर है। आदिवासी दिवस पे मालूम नहीं क्यों ये हमारी जो है वर्तमान बीजेपी सरकार परहेज कर रही है, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठाकुर साहब, एक बार बताइए, ये 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। जो देश बढ़ चढ़कर इस दिवस का आयोजन करते हैं, वहां पर आदिवासियों की जीवन दशा में क्या बड़ा परिवर्तन आ गया, इसके संदर्भ में कोई अध्ययन आपके पास है? या दिवस मनाने के रूप में कुल मिलाकर अपने किए कराए पर पर्दा डालने का काम किया है? अमेरिका के अंतर्गत आए हुए लोगों ने वस्तुतः उनके मूल निवासियों के अधिकारों का हनन किया, नरसंहार किया, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया। इसका इतिहास है 500 साल का। क्या भारत के संदर्भ में आप उसी प्रकार की दृष्टि को देखते हैं आदिवासी वर्ग के संदर्भ में या वनवासी वर्ग के संदर्भ में, कि भारत आए हुए लोगों ने अतिक्रमण कर कर कब्जा कर लिया है? या आप मानते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वस्तुतः हमारे पूर्वज भी इसी सभ्यता का हिस्सा रहे? हमें बताएं आपको, हमारा जो आदिवासियों के लिए जो हमारा संविधान में जो प्रावधान है जी, अनुसूची 5 और 6 का, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है जी। देखिए, जो 47 में जो संविधान में जो प्रावधान हमारे दिए हुए हैं, उसकी अनुसूची के अनुसार ही अगर हम क्रियान्वित करें तो हम बहुत सारे आगे पहुंच गए होते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ है कुछ। और अगर हम विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमारे संवैधानिक प्रावधानों का ही हम आकलन कर लें और हम जहां पिछड़ रहे हैं उसके हिसाब से हम काम कर लें तो भी हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। सवाल यह है कि वो कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरी बात और बताऊं आपको, समीक्षा की मैं और बात करूं, हमारे जंगल क्षेत्र में आज पहाड़ कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहाड़ कट रहे हैं, झारखंड की स्थिति खराब है, हमारे प्राइवेट लोगों को जो है जंगल दिए जा रहे हैं, वहां पर खदानें जो है दी जा रही हैं, हमारे उन लोगों को माइग्रेट किया जा रहा है। बहुत ऐसी बहुत दुख मतलब भरी दास्तान है। हम आपको आदिवासियों की स्थिति आप बहुत अच्छा, हम बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आपने इस विषय पर हमारा चिंतन लिया और हमारे अंदर की भावना को आपने जो है व्यक्त करने के लिए एक मौका दिया। सच बात यह है कि आदिवासी शब्द से क्यों बीजेपी को चीड़ है मालूम नहीं, क्यों वनवासी हमें कहते जा रहे हैं आदिवासी। और 9 अगस्त आदिवासी के दिन अगर ये चिंतन करते हुए हमारा जो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है जिसमें अनुसूची 5 और 6 लागू होते हुए वो कितना हम लोग कहां बढ़ रहे हैं, कौन से एरिया में कितना विकास हो रहा है, कितना पैसा अभी तक आया, उसका कितना उपयोग हुआ है, ये सब बातें अगर वहां पर समीक्षा में ले ली जाए तो हम स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होगा और नीचे तो हमारा ध्यान आकर्षित होगा, ये कहना है ठाकुर साहब का। मैं वापस आता हूं लक्ष्मण सिंह जी आपके पास में, पर आपसे बात करूं उससे पहले आदिवासियों की देश की मौजूदा स्थिति पर कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। 2011 की जो जनगणना हुई देश में, उसके आधार पर भारत में जनजातीय समाज की, अब आप इसे आदिवासी कह लें, वनवासी कह लें, जिस रूप में भी समझना चाहें, उसका जो संख्या है वो 10 करोड़ 26 लाख है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश के 80% जनजातीय मध्य भारत में रहते हैं।
257 अनुसूचित जनजातीय जिलों में से 230 जिले वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। सवाल इस बात का हो रहा है कि हमने 1947 से लेकर 2024 तक में क्या पाया। एक बड़ा आंकड़ा साझा करता हूं मरकब साहब आपके माध्यम से। जब देश आजाद हुआ था उस समय पर जो भारत की निवासियों की औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी, जो अब बढ़ के 66.8 वर्ष हो गई है। और इसमें आदिवासी तबके से जो लोग आते हैं उसमें महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.3 और पुरुषों की 61.3 है। लगभग आयु दुगनी हो गई है, जीवन काल दुगना हो गया है। यह कुल स्थिति है। अब मरकब साहब इसके बीच में आपके पास आता हूं। कहानी यह बताई जाती है कि सबसे पहले 2020 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया कि हमें जनजातीय गौरव दिवस मनाना है और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाना है। आपसे जानना यह है कि जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा वस्तुतः वनवासियों के उनके गौरव का एहसास कराने के संदर्भ में है या एक बड़ी लड़ाई जो संघ धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहा है और वनवासी क्षेत्रों में यह संघर्ष बहुत बड़ा है, विशेषकर मिशनरीज को लेकर, इससे भी ये आयोजन कहीं जुड़ा हुआ है। मरकब साहब थोड़ा रोशनी दीजिए ना, चुनौती तो है। देखिए, जो मुझसे पहले वरिष्ठों ने उन्होंने बात रखी है, मैं उसी में कुछ जोड़ते हुए बात कहना चाहता हूँ, आंकड़ों के तौर पे रखना चाहता हूँ जी। देखिए, जब संविधान की बात की जाती है तो आर्टिकल 244 की बात होती है, जिसके तहत हम इसे अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं और 5वीं अनुसूची में मध्य भारत के क्षेत्र हैं देश के, और 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति से मैं तथ्यात्मक रूप से बात पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने एक पंचशील का सिद्धांत की बात की, और पंचशील का सिद्धांत ये कहता था कि उन्होंने कहा है, अगर आप उसको गूगल कर सकते हैं, तो पंचशील का सिद्धांत वो वाला नहीं जो चाइना वाला जो जनजातियों के लिए उन्होंने कहा था, उसमें कहा था कि हम जनजातियों से पूछकर उनका विकास करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि मैं 1952 से लेके मेरे पास 1972 के सारे आंकड़े हैं जो डैम, रोड, विकास परियोजनाओं के नाम से, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी डाटा है, जितने लोगों का विस्थापन हुआ है उसमें से 60% लोग 1952 से 1971 के बीच में विस्थापित किए गए। इस समय पर जो मुआवजे की दर थी वो 1892 के आसपास की दर थी, मार्केट रेट जिसे हम बोलते हैं। किसी भी जगह पर यह प्रावधान होते हुए कि किसी को विस्थापित करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। आप देश के मैं सारे बांधों के आपको नाम गिना दूं, उसमें अधिकांश विस्थापित होने वाले लोग आदिवासी। तो जो ये बात की जा रही है कि आदिवासियों की आर्थिक हालत क्यों खराब होगी, भाई मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरी छोटी दादी जो थी रजनीगंधा देवी, वो 15-20 साल कांग्रेस से ही सांसद रही हैं, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनसे जब हम बात करते थे तो उन लोगों की वो जो एक तरह की असहायता प्रस्तुत करते थे कि इतना होने के बावजूद भी जो वास्तव में उनके विस्थापन के कारण उनका वास्तव विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये तो नंबर 1 बात है, ये आंकड़े हैं, आप कोई भी चाहे तो गूगल पे कर सकता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी। जो दूसरी बात यह है, बार बार हमारे आदरणीय आर्यन ठाकुर जी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमें आप चाहे काका कालेलकर समिति की बात उठाइए, चाहे लोकूर कमेटी की, जो जितने आयोग अब तक बने, मैं हर एक आयोग के ऊपर बात कह देता हूं। हर एक आयोग ने जो बात कही है वो बात ये कही है कि वास्तव में जो भारत के 15 या 11 पंचवर्षीय योजना रही है, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी, आप हर पंचवर्षीय योजना को उठाकर देख लीजिए, और मैं 91 तक की बात कर रहा हूं क्योंकि उससे पहले लिबरेशन नहीं था। किसी भी पंचवर्षीय योजना में फोकस जनजातियों का विकास नहीं था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो वो पशुपालन के अंदर था जनजातीय विकास, जो वो है उसके अंदर आता था, फिर बाद में होम अफेयर्स, उसके बाद अटल जी के समय उस पर आया, और लगभग 800 गुना पैसा कोयला से उनको प्राप्त होता था, उसका 1% पैसा भी ट्राइबल की डेवलपमेंट पर नहीं किया गया। आप आंकड़े उठा के देख लें पहले पंचवर्षीय योजना से लेके 1991 तक। तो केवल ये कहना कि हम कुछ करेंगे या सिद्धांत लाएंगे, इससे नहीं होता है। आपको वास्तव में उनके ऊपर आर्थिक रूप से बजट खर्च करना चाहिए था। आज का जो रिसेंट जो बजट है, सेंट्रल का बजट या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का बजट की बात करें तो बजट का 10% हिस्सा 15वें वित्त आयोग के बाद केवल ट्राइबल पे खर्च हो रहा है जी। और अगर मेरा मध्य प्रदेश का बजट 3,80,00,000 करोड़ का है तो उसका 10% हिस्सा ट्राइबल के ऊपर खर्च हो रहा है।
2003 में 300 हॉस्टल हुआ करते थे आवासीय, आज मध्य प्रदेश में 4000 ट्राइबल हॉस्टल है, जिसकी मिनिमम क्षमता लगभग 100 विद्यार्थियों की है। पहले 300 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, आज 3000 रुपए छात्रवृत्ति मिल रही। तो मेरे मित्र हीरा लावा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बात ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं, इससे पहले जो सरकारें भी आई वो भी सरकार थी भारत की, पार्टी कोई भी हो लेकिन वो भारत सरकार थी। यह मुद्दा इंप्लीमेंटेशन का है कि जो इफिशियंसी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था अमला कसाई के साथ चीजों को नीचे तक ले जाएगा, तब जाके आदिवासियों का वास्तविक विकास होगा। हम ये कहते रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं। 1947 के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितनी चुस्त दुरुस्त रही है। चाहे आप बीडी शर्मा कमेटी की बात कर ले, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य, उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने कई चीजें ऐसे नवाचार शिक्षा के हिस्से में लाए, जिन्होंने कहा कि जब तक आप प्रशासनिक तौर से अपनी इफिशियंसी नहीं बढ़ाएंगे उस पर विकास नहीं होगा। और जो आखिरी बात आपने कही है, जिसपे आप बार बार एम्फेसिस कर रहे थे, शब्द आदिवासी वाले विषय पे, मैं आज जेएनयू में मेरा एक लेक्चर था, मैं इस विषय पर ये कहता हूं। देखिए, हर एक शब्द के पीछे उसका एक इटमोलॉजी होती है, जिसे हम शब्द विन्यास कहते हैं जी। आदिवासी शब्द जो है वो मेरी सामाजिक पहचान हो सकती है कि मैं आदिकाल से आदि संस्कृति को हम मानने वाले लोग हैं, हम निसर्ग को मानने वाले, ये मेरी सामाजिक पहचान हो सकती है। लेकिन एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि शहरवासी, ग्रामवासी और वनवासी, तो वनवासी शब्द मेरी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। मुझे अगर किसी को कुछ चिट्ठी भेजनी है तो मैं सामाजिक आइडेंटिटी पर नहीं भेजूंगा। उसी प्रकार सरकार की जो योजनाएं हैं, आज 50 लाख से अधिक लोगों को वनाधिकार पट्टे मिले हुए हैं, और मैं ये कहूं कि वो क्या वन में अगर नहीं रहते तो उन्हें वनाधिकार पट्टे नहीं मिलते? 36 तरह की वनोपज के ऊपर एमएसपी घोषित है, तो जो वन में रहने वाला है उसी को तो एमएसपी मिलती है। नहीं, ये बड़ा जटिल विषय हो जाएगा लक्ष्मण सिंह मरकाम जी। तो क्या आपका कहने का आशय ये है कि जो जाति से ब्राह्मण है, जो जाति से वणिक है या जाति से ठाकुर है, उसको भी चूंकि वो वन क्षेत्र में रह रहा है तो उसे वन पट्टे मिल जाने चाहिए? ऐसी व्यवस्था तो कहीं दिखती नहीं है। जो एफआरए जो 2006 में आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड अदर्स फॉरेस्ट ड्वेलर, तो जो अदर्स फॉरेस्ट ड्वेलर है वो जातिगत नहीं है। आज भी पट्टे जो वनों में अधिकांश जनजाति निवास कर रहे हैं, और अगर किसी के पास ये साक्ष्य है कि जो कट ऑफ डेट है उससे पहले से वहां रह रहा है तो उसे पट्टा दिया जा रहा है, उसमें कोई बाध्यता नहीं, बट उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने, किसी जातिगत भेदभाव के कारण नहीं है। वो जो जहां निवास कर रहा है उसकी व्यवस्था के लिए ये विषय ये बड़ा जटिल विषय है मरकाम साहब, इतना सरल नहीं हो सकता। अब बस्तर क्षेत्र से चुनाव लड़ना है तो जो बस्तर में निवास रह रहा है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देने के लिए आप तैयार हैं क्या अपनी अवधारणा के तहत, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो? बड़ा सवाल है ना ये। क्या नौकरियों के आरक्षण के संदर्भ में भी आप इस बात की हिमायत करते हैं कि जो दंतेवाड़ा के जंगल में रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चूंकि वो वनवासी है इसलिए उसको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इसके संदर्भ में क्या मरकाम साहब हिमायती हैं? ये सवाल तो उठेगा ना। आप गलत तरफ ले जा रहे हैं। आर्टिकल 342 का लाभ जिसको मिल रहा है वही रिजर्व सीट से खड़ा होगा जी। यहाँ पे आर्टिकल 342 के लाभ की बात है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है। जहां तक एफआरए की रिजर्वेशन, मेरा सवाल माफी चाहूंगा मरकाम साहब, पूरा सम्मान रखते हुए आपसे बात कर रहा हूं, मैं विषय को कहीं दूसरी ओर नहीं ले जा रहा। विषय है वनवासी और आदिवासी के संदर्भ में जो ठाकुर साहब ने मुद्दा उठाया, तो उसके संदर्भ में यह स्पष्टता तो चाहिए ना कि आज का आयोजन किन के संदर्भ में है? जो वनों में रह रहे हैं उनके संदर्भ में है, या जो आप आर्टिकल 342 या इसका हवाला दे रहे हैं उसके संदर्भ में? यह स्पष्टता तो आएगी। और मेरा एक सवाल और अनुत्तरित रह गया क्योंकि मुझे अलावा साहब से भी बात करनी है, वो मुझसे जुड़ गए हैं, कि क्या इस आयोजन के माध्यम से संघ धर्मांतरण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना चाह रहा है उसमें कहीं मजबूती लेता हुआ दिखता है? इस पर भी आपसे टिप्पणी अपेक्षित है। मुझसे पूछे जी। जी देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं, आज भी मैंने जेएनयू में मेरे लेक्चर का सब्जेक्ट यही था कि हम जैसे गौंड समाज के लोग बैठे हुए हैं, हमारे हीरालाल अलावा जी भी, उनकी पत्नी हमारी बहन ही है, गौंड समाज से हैं। हम लोग 7 देवता की बात करते हैं, 7 गॉड्स। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं जी। और धर्मांतरण जो है, सो कॉल्ड धर्मांतर, जो सेमेटिक रिलीजन है, दे बिलीव ओनली वन गॉड एंड ओनली इन दैट गॉड। तो आप मुझे बताइए कि अगर संस्कृति को, जनजाति आदिवासी संस्कृति को मानने वाला, बाबा देव को मानने वाला, बाकी जो हर निसर्ग में कई देवताओं को मानने वाला समाज है, जिसकी एग्जिस्टेंस में बहुदेववाद है, वो अगर एक देववाद की तरफ चला जाएगा तो क्या उसकी संस्कृति बच पाएगी? मैं एकदम थियोरेटिकल और फैक्चुअल बात करता हूं। तो जो टेनेंट्स ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी है
वो ट्राइबल आइडेंटिटी लिखित आइडेंटिटी में सेमेटिक रिलीजन के हिसाब से क्या फिट बैठती है, ये प्रश्न हमको करना चाहिए। अगर मैं आपको ओल्ड टेस्ट मतलब मैं मोजेस की जो 10 आर्टिकल 10 कमांडेंट का 7वां आर्टिकल पढ़ दूं जी। तो क्या वो 10 कमांडेंट्स फिट बैठते हैं 7 देवताओं में, या आंगा देव में, या बस्तर के देवताओं में, या जो हम बड़ा देव की बात करते हैं, बूढ़ा देव की बात करते हैं, कंकाली माई की, देयर इज दाई शुड नॉट वर्शिप एनीथिंग अदर देन दी XYZ सिंगुलर आइडेंटिटी। सो सारा प्रश्न ये है कि मोनोलिथिक कल्चर क्या हमारी संस्कृति को बचा पाएगा, या जो दूसरा मोनोलिथिक कल्चर है जो तो कहता है कि काफरे सिल्लत, मतलब जो दूसरा है उसको किसी और को अगर वो वाजिबुल कत्ल है, वो तो आपको वर्शिप तो छोड़िए, अगर आप कुछ और को वर्शिप करते हो, पत्थर को पीगन को करते हो, तो आप वाजिबुल कत्ल हैं जनाब, आपका तो वो जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है, ये मरकान साहब रोशनी दे रहे हैं। मेरे साथ आखिरी दौर की बातचीत है डॉक्टर हीरालाल अलावा, बड़ा नाम है आदिवासी क्षेत्र में, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अलावा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर भाजपा शासित राज्यों के द्वारा बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि पर जयंती का आयोजन किया गया, 150वीं जयंती है। इस आयोजन को आप सामाजिक दृष्टि से देखते हैं या राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? पहला सवाल तो यही है। देखिए, मैं हमारे सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं और बिरसा मुंडा जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो केंद्र शासित जो मोदी सरकार है, आज बिरसा मुंडा जयंती को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, कदम तो अच्छा है, लेकिन सवाल है कि सरकार पिछले 10 सालों से है और सिर पे चुनाव जो झारखंड का चुनाव होने जा रहा है, और इस झारखंड चुनाव को देखते हुए बिरसा मुंडा जयंती का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन क्यों? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, हमारे लक्ष्मण भाई भी हमारे मित्र ही है, वो भी अच्छे से परिचित है उनका। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ट्राइबल को लेके एक अलग एजेंडा है जी, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और आदिवासियों का एक धार्मिक एजेंडा जो हिंदुइज्म की तरफ आदिवासियों को मोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मैं भी इस बात को मानता हूं कि आदिवासी अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए जी, और अपनी आइडेंटिटी को अगर छोड़ रहा है तो गलत है। लेकिन आदिवासियों के ऊपर एक धार्मिक पहचान को थोपना, प्रायोरिटी बना देना, जबकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को पीछे धकेल देना, जैसे कि भाई ने कहा है, लक्ष्मण मरकाम जी ने कहा है कि वनवासी का एक अलग डेफिनेशन उन्होंने दिया है। देखिए, आदिवासियों की एक पहचान जो आदिकाल से, प्राचीन काल से इस भारत भूमि में रहने वाला ये कम्युनिटी है और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। आज बिरसा मुंडा जी को हम याद कर रहे हैं पूरे भारत में। बिरसा मुंडा जी ने किसके लिए युद्ध किया था? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी थी बिरसा मुंडा जी ने, तो बिरसा मुंडा जी ने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही नहीं, आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों के साथ साथ में जो स्पेसिफिक एरिया में, जो उस जियोग्राफिकल एरिया में जो कम्युनिटी और भी निवास करती थी, जमींदारों के खिलाफ उनका विद्रोह था। तो मूल मुद्दा की बात यह है कि आदिवासी स्वायत्तता चाहता है, आदिवासी अपने अनुसार जीना चाहता है, अपने स्वभाव के अनुसार रहना चाहता है। तो हीरालाल अलावा जी, मैं एक सीधा सवाल करता हूं आपसे, आदिवासी संस्कृति को खतरा आप किससे महसूस करते हैं? मिशनरीज से महसूस करते हैं, या जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं और इस बात की हिमायत करते हैं कि सनातन धर्म इस देश का मूल धर्म है और जो आदिवासी है वो इस देश का मूल नागरिक है और उन्हीं से जुड़ी हुई ये सनातन सभ्यता है, सनातन है, किससे आप खतरा महसूस करते हैं? देखिए, निश्चित है, आदिवासी अगर अपनी मूल संस्कृति को छोड़ के, हमारे आदिवासी पुरखों देवी देवताओं को छोड़ के अगर अलग धर्मों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका धर्मांतरण हो रहा है, ये गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूं। और पूरे देश के आदिवासियों को अपनी मूल पहचान, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने पुरखों को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन आदिवासियों पर जबरदस्ती कोई धर्म थोपा जा रहा है तो वो गलत है। उसको आदिवासियों को, कौन सा धर्म आप मानते हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है अलावा जी? जी, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, उनका धर्मांतरण करा रहे हैं सरकारें। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ धर्मांतरण के खिलाफ, क्योंकि आदिवासी अपने मूल धर्म में, अपनी मूल संस्कृति में, मूल
उसमें रहे और वही उसकी पहचान है। क्योंकि अगर आदिवासी अपने धार्मिक पहचान, अपनी पारंपरिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म करता है तो निश्चित ही वो आने वाले तो समय एक में आखिरी बिंदु पर टिप्पणी चाहिए अलावा साहब, ये चाहा गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि भगवान बिरसा मुंडा की ये 150वीं जयंती है, इसको उल्लासपूर्वक साल भर देश में विविध आयोजनों के माध्यम से मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी है, मनाएगी ही, उनके शीर्षस्थ नेता ने कहा है। संघ इस विचार के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वो भी कुछ ना कुछ आयोजन करेगा ही। लक्ष्मण मरकाम जी हमारे साथ में हैं, पूरे देश में घूमेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्या अलावा जी भी जो एक बड़ा नाम है आदिवासी क्षेत्र में, वो भी इस प्रकार के आयोजनों में सहभागिता करेंगे या इस प्रकार के आयोजनों में अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जय जोहार बोलना आप शुरू करी है, बिरसा मुंडा जयंती मनाना आप शुरू करी है। हमने जेएस के माध्यम से पिछले 10 साल से बिरसा मुंडा जयंती को बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे मनाया है। और प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि बिरसा मुंडा जी जैसे क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा जी को अगर वास्तव में सरकार भगवान के रूप में दर्जा देती है, मानती है और उनके प्रति उनकी आस्था है, तो सर्वप्रथम उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए। क्योंकि आजाद भारत में आजादी के 70 साल बाद भी किसी भी आदिवासी फ्रीडम फाइटर को सरकारों ने भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। तो अगर सम्मानित देना चाहती है तो सरकार बिरसा मुंडा को, टंट्या भील को भारत रत्न का अवार्ड दे, उन्हें सम्मानित करे। और निश्चित ही अगर बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाए तो हम तो सहभागी बनेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा है, हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा है। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के अब तक के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें तो सब इस बात से एक राय है कि इस देश के वनवासी समाज को या आदिवासी समाज को उसकी मूल संस्कृति के साथ जोड़े रखने के लिए काम करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि वह अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो और समाज और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसके पास हर वो सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करे जो उसका अधिकार है। क्या इस दिशा में काम इस जयंती के माध्यम से शुरू हो सकेगा, ये सवाल है। हीरालाल अलावा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारत रत्न के संदर्भ में आजादी के बाद इतने लोगों को दिया गया, पर आदिवासी या वनवासी समाज से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। उनकी मांग है कि जब बिरसा मुंडा के प्रति इतना ही सम्मान सरकार व्यक्त कर रही है तो उन्हें भारत के रत्न के तौर पर भी मान्यता दे। उम्मीद करते हैं हीरालाल अलावा जी की बात भारत सरकार तक पहुंचेगी। लक्ष्मण मरकाम जी ने जिन चिंताओं को इस कार्यक्रम में साझा किया है, हमें लगता है कि यह विमर्श का एक लंबा हिस्सा बनेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। मौजूदा हालात पर हमारा शेर कुछ यूं है कि जमी को रौंदते हुए, सफों को चीरते हुए बढ़े चलो। जमी को रौंदते हुए, सफों को चीरते हुए बढ़े चलो, बढ़े चलो, यह वक्त की पुकार है। जिगर मुरादाबादी ने जो ये बात कही है, ये वनवासी समाज के लिए समर्पित है। इस वर्ग का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस वर्ग को अपने इतिहास को जानने, समझने और उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी शुभकामनाएं इस समाज के साथ हैं और इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथ पढ़ो।